आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति, अध्याय चौथा, भाग दूसरा। तेज सिंह ने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखा और मालूम किया कि इस जंगल में जासूसी करते हुए कई दफे आ चुके हैं और इस कब्रिस्तान में भी पहुंच चुके हैं, मगर जानते नहीं थे कि ये कब्रिस्तान क्या है और किस मतलब से बना हुआ है। अब तेज सिंह ने सोच लिया कि हमारा काम चल गया। दरोगा साहब को इसी जगह फंसाना चाहिए, जाने नहीं पाएंगे। तेज, दरोगा साहब, हकीकत में तुम बड़े ही जूतीखोर हो। दारोगा, मैंने क्या कसूर किया है जो आप गाली दे रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। तेज, फिर मेरे सामने गुर्राता है, कान पकड़ के उखाड़ लूंगा। दारोगा, आज तक महाराज ने भी कभी मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं की थी। तेज सिंह ने दरोगा को एक लात ऐसी मारी कि बेचारा धम से जमीन पर गिर पड़ा। तेज सिंह उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बेहोशी की दवा जबरदस्ती नाक में ठूंस दी। बेचारा दरोगा बेहोश हो गया। तेज सिंह ने दारोगा की कमर से और अपनी कमर से भी चादर खोली और उसी में दारोगा की गठरी बांध ताले का गुच्छा और रोज नामचे की किताब भी उसी में रख पीठ पर लाद तेजी के साथ अपने लश्कर की तरफ रवाना हुए तथा दोपहर दिन चढ़ते चढ़ते राजा वीरेंद्र सिंह के खेमे में जा पहुंचे। पहले तो रामानंद की सूरत देखकर वीरेंद्र सिंह चौंके, मगर जब बंधे हुए इशारे से तेज सिंह ने अपने को जाहिर किया तो वह बहुत ही खुश हुए। तेज सिंह के लौट आने से राजा वीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए और उस समय तो उनकी खुशी और भी ज्यादा हो गई जब तेज सिंह ने रोहतासगढ़ आकर अपनी कार्रवाई करने का खुलासा हाल कहा। रामानंद की गिरफ्तारी का हाल सुनकर हंसते हंसते लौट गए, मगर साथ ही इसके कि कुंवर इंद्रजीत सिंह का पता रोहतासगढ़ में नहीं लगता, बल्कि मालूम होता है कि ये रोहतासगढ़ में नहीं है। राजा वीरेंद्र सिंह उदास हो गए। तेज सिंह ने उन्हें हर तरह से समझाया और दिलासा दिया। थोड़ी देर बाद तेज सिंह ने अपने दिल की वे सब बातें कही जो वे कहना चाहते थे। वीरेंद्र सिंह ने उनकी राय बहुत पसंद की और बोले, वीरेंद्र, तुम्हारी कौन सी ऐसी तरकीब है जिसे मैं पसंद नहीं कर सकता? ये कहो कि इस समय अपने साथ किस अय्यार को ले जाओगे? तेज, मुझे तो इस समय कई अय्यारों की जरूरत थी, मगर यहाँ केवल 4 मौजूद हैं और बाकी सब कुंवर इंद्रजीत सिंह का पता लगाने गए हैं। खैर, कोई हर्ज नहीं। पंडित बद्रीनाथ को तो इसी लश्कर में रहने दीजिए। उन्हें किसी दूसरी जगह भेजना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि यहाँ बड़े ही चालाक और पुराने अय्यार का काम है। बाकी ज्योतिषी जी को, भैरव और तारा को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। वीरेंद्र, अच्छी बात है, इन तीनों से तुम्हारा काम बखूबी चलेगा। तेज, जी नहीं, मैं तीनों अय्यारों को अपने साथ नहीं रखना चाहता, बल्कि भैरव और तारा को तो वहां का रास्ता दिखाकर वापस कर दूंगा। इसके बाद वे दोनों थोड़े से लड़कों को मेरे पास पहुंचाकर फिर आपको या कुंवर आनंद सिंह को लेकर मेरे पास आएंगे। तब वह सब कार्रवाई की जाएगी जो मैं आपसे कह चुका हूं। वीरेंद्र, और वह दरोगा वाली किताब जो तुम लिए आए हो उसका क्या होगा? तेज, इसे फिर मैं अपने साथ ले जाऊंगा और मौका मिलने पर शुरू से आखिर तक पढ़ जाऊंगा। यही तो एक चीज हाथ लगी है। वीरेंद्र, बेशक उम्दा चीज है। रोहतासगढ़ तहखाने का कुल हाल इससे तुम्हें मालूम हो जाएगा, बल्कि इसके अलावा वहां का और भी बहुत कुछ भेद मालूम होगा। तेज, जी हाँ, इसमें दारोगा ने रोज रोज का हाल लिखा है। मैं समझता हूँ वहां ऐसी ऐसी और भी कई किताबें होंगी जो इसके पहले के और दारोगाओं के हाथ से लिखी गई होंगी। वीरेंद्र, जरूर होंगी, और इससे उस तहखाने के खजाने का भी पता लगता है। तेज, लीजिए, अब ये खजाना भी हम ही लोगों का हुआ। अब हमें यहाँ देर ना करके बहुत जल्द वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह मुझे और दारोगा को अपने पास बुला गया था। देर हो जाने पर वह फिर तहखाने में आएगा और किसी को ना देखेगा तो सब काम ही चौपट हो जाएगा। वीरेंद्र, ठीक है, अब तुम जाओ, देर मत करो। कुछ जलपान करने के बाद ज्योतिषी जी, भैरव सिंह और तारा सिंह को साथ लिए हुए तेज सिंह वहां से रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए और 2 घंटे दिन रहते ही तहखाने में जा पहुंचे। अभी तक तेज सिंह रामानंद की सूरत में थे। तहखाने का रास्ता दिखाने के बाद भैरव सिंह और तारा सिंह को तो वापस किया,
और जोशी जी को अपने पास रखा। अब की दफे तहखाने से बाहर निकलने वाले दरवाजे में तेज सिंह ने ताला नहीं लगाया, उन्हें केवल खटकों पर बंद रहने दिया। दरोगा वाले रोज नामचे के पढ़ने से तेज सिंह को बहुत सी बातें मालूम हो गई, जिन्हें यहाँ लिखने का कोई सबब नहीं बनता। समय समय पर आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। हाँ, उनमें से एक बात यहाँ लिख देना जरूरी है। जिस दालान में दरोगा रहता था, उसमें एक खंभे के साथ लोहे की एक तार बंधी हुई थी, जिसका दूसरा सिरा छत में सुराख करके ऊपर की तरफ निकाल दिया गया था। तेज सिंह को किताब के पढ़ने से मालूम हुआ कि इस तार को खींचने या हिलाने से वे घंटा बोलेगा जो खास दिग्विजय सिंह के दीवान खाने में लगा हुआ है, क्योंकि उस तार का दूसरा सिरा उसी घंटे से बंधा है। जब किसी तरह की मदद की जरूरत पड़ती थी, तब दरोगा उस तार को छेड़ता था। उस दलान की बगल की एक कोठरी के अंदर भी एक बड़ा सा घंटा लटकता था, जिसके साथ बंधी हुई लोहे की तार का दूसरा हिस्सा महाराज के दीवान खाने में था। महाराज भी जब तहखाने वालों को होशियार किया चाहते थे या कोई और जरूरत पड़ती थी, तो ऊपर लिखी रीति से वह तहखाने वाला घंटा भी बजाया करते थे। और ये काम केवल महाराज का था, क्योंकि तहखाने का हाल बहुत गुप्त था। तहखाना कैसा है और उसके अंदर क्या होता है, और ये हाल सिवाय खास 8-10 आदमियों के और किसी को भी मालूम नहीं था। इसके भेद मंत्र की तरह गुप्त रखे जाते थे। हम ऊपर सुना आए हैं कि असली रामानंद को अय्यार समझकर महाराज दिग्विजय सिंह तहखाने में ले आए और लौटकर जाते समय नकली रामानंद अर्थात तेज सिंह और दरोगा को कहते गए कि तुम दोनों फुर्सत पाकर हमारे पास आना। महाराज के हुक्म की तामील ना हो सकी, क्योंकि दारोगा को कैद कर तेज सिंह अपने लश्कर में ले गए और ज्यादा हिस्सा दिन का उधर ही बीत गया था, जैसा कि हम ऊपर सुना आए हैं। अब तेज सिंह लौटकर तहखाने में आए तो जोशी जी को बहुत सी बातें समझाई और उन्हें दरोगा बनाकर गद्दी पर बैठाया। उसी समय सामने की कोठरियों में से खटके की आवाज आई। तेज सिंह समझ गए कि महाराज आ रहे हैं। जोशी जी को तो लिटा दिया और कहा कि तुम हाय हाय करो, मैं महाराज से बातचीत करूंगा। थोड़ी देर में महाराज उस तहखाने में उसी राह से आ पहुंचे जिस राह से तेज सिंह को साथ लाए थे। महाराज, रामानंद तुम दोनों को हम अपने पास आने के लिए हुक्म दे गए थे, क्यों नहीं आए? और इस दारोगा को क्या हुआ जो आज हाय हाय कर रहा है? तेज, महाराज, इन्हीं के सबब से तो आना नहीं हुआ। एकाएक बेचारे के पेट में दर्द पैदा हो गई। बहुत सी तरकीबें करने के बाद भी अब कुछ आराम हुआ है। महाराज, उस अय्यार का कुछ हाल मालूम हुआ? तेज, जी नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया। खैर, क्या हर्ज है, 2-1 दिन में पता लग ही जाएगा। अय्यार लोग थोड़े जिद्दी होते हैं। थोड़ी देर बाद महाराज दिग्विजय वहां से चले गए। महाराज के जाने के बाद तेज सिंह भी तहखाने से बाहर हुए और महाराज के पास गए। 2 घंटे तक हाजिरी देकर शहर में गश्त करने के बहाने से विदा हुए। पहर रात से कुछ ज्यादा गई थी कि तेज सिंह फिर महाराज के पास गए और बोले, तेज, मुझे जल्द लौट आते देख महाराज ताज्जुब करते होंगे, मगर एक जरूरी खबर देने के लिए आना पड़ा। महाराज, वह क्या? मुझे पता लगा है कि मेरी गिरफ्तारी के लिए कई अय्यार आए हुए हैं। महाराज, होशियार रहें। अगर रात भर में मैं उनके हाथ से बच गया तो कल जरूर कोई तरकीब करूंगा, और यदि फंस गया तो खैर। महाराज, तो आज रात भर तुम यहीं क्यों नहीं रहते? तेज, क्या उन लोगों के खौफ से बिना कुछ कार्रवाई किए अपने को छुपाऊं या नहीं हो सकता? महाराज, शाबाश, ऐसा ही मुनासिब है। खैर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तेज सिंह घर की तरफ लौटे, रामानंद के घर की तरफ नहीं बल्कि अपने लश्कर की तरफ। उन्होंने इस बहाने अपनी जान बचाई और चलते हुए सवेरे जब दरबार में रामानंद ना आए, महाराज को विश्वास हो गया कि वीरेंद्र सिंह के अय्यारों ने उन्हें फंसा लिया है। अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद तेज सिंह ने सोचा कि अब असली रामानंद को तहखाने से ऐसी खूबसूरती के साथ निकाल लेना चाहिए जिससे महाराज को किसी तरह का शक न हो और ये गुमान भी ना हो कि तहखाने में वीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग घुसे हैं या तहखाने का हाल किसी दूसरे को मालूम हो गया है। ये काम तभी हो सकता है जब कोई ताजा मुर्दा हाथ लगे। रोहतासगढ़ से चलकर
तेज सिंह अपने लश्कर में पहुंचे और सब हाल वीरेंद्र सिंह से कहने के बाद कई जासूसों को इस काम के लिए रवाना किया कि अगर कहीं कोई ताजा मुर्दा जो सड़ ना गया हो या फूल ना गया हो मिले तो उठा लावे और लश्कर के पास ही कहीं रखकर हमें इतला दे। इत्तेफाक से लश्कर से 2-3 कोस की दूरी पर नदी के किनारे एक लावारिस भिखमंगा उसी दिन मरा था, जिसे जासूस लोग शाम होते उठे उठा लाए और लश्कर से कुछ दूर रख तेज सिंह को खबर की। भैरव सिंह को साथ लेकर तेज सिंह मुर्दे के पास गए और अपनी कार्रवाई करने लगे। तेज सिंह ने उस मुर्दे को ठीक रामानंद की सूरत का बनाया और भैरव सिंह की मदद से उठाकर रोहतासगढ़ तहखाने के अंदर ले गए और तहखाने के दारोगा के सुपुर्द कर और उसके बारे में बहुत सी बातें समझा बुझाकर असली रामानंद को अपने लश्कर में उठा लाए। तेज सिंह के जाने के बाद हमारे नए दरोगा साहब ने खंबे से बंधे हुए उस तार को खींचा जिसके सबब से दिग्विजय सिंह के दीवान खाने वाला घंटा बोलता था। उस समय 2 घंटे रात जा चुकी थी। महाराज अपने कई मुसाहबों को साथ लिए दीवान खाने में बैठे दुश्मन पर फतेह पाने के लिए बहुत सी तरकीबें सोच रहे थे। एकाएक घंटे की आवाज सुनकर चौंके और समझ गए कि तहखाने में हमारी जरूरत है। दिग्विजय सिंह उसी समय उठ खड़े हुए और उन जल्लादों को बुलाने का हुक्म दिया जो जरूरत पड़ने पर तहखाने में जाया करते थे और जान के खौफ या नमक हलाली के सबब से वहां का हाल किसी दूसरे से कभी नहीं करते थे। महाराज दूसरे कमरे में गए। जब तक कपड़े बदल कर तैयार हों, जल्लाद लोग भी हाजिर हुए। ये जल्लाद बड़े ही मजबूत, ताकतवर और कद्दावर थे। स्याह रंग, मूछे चढ़ी हुई पोशाक में केवल जांघियां, मिर्जई और कंटोप पहने, हाथ में भारी तेगा लिए बड़े ही भयंकर मालूम होते थे। महाराज ने केवल 4 जल्लादों को साथ लिया और उसी मालूमी रास्ते से तहखाने में उतर गए। महाराज को आते देख दारोगा चैतन्य हो गया और सामने हाथ जोड़कर बोला, लाचार महाराज को तकलीफ देनी पड़ी। मुर्दा अक्सर ऐंठ जाया करता है, इसलिए गठरी में बांध नहीं सकते। लाचार हो 2 आदमी मिलकर उठा ले गए। महाराज, क्या मामला है? दरोगा, वह अय्यार मर गया जिसे दीवान रामानंद जी ने गिरफ्तार किया था। महाराज, है मर गया? दरोगा, जी हाँ मर गया। ना मालूम कैसी जहरीली बेहोशी दी गई थी कि जिसका असर यहाँ तक हुआ। महाराज, ये बहुत ही बुरा हुआ। दुश्मन समझेगा कि दिग्विजय सिंह ने जानबूझकर हमारे अय्यार को मार डाला, जो कायदे के बाहर की बात है। दुश्मनों को अब हमसे जिद हो जाएगी और वे भी कायदे के खिलाफ बेहोशी की जगह जहर का बर्ताव करने लगेंगे, तो हमारा बड़ा नुकसान होगा और बहुत आदमी जान से मारे जाएंगे। दारोगा, लाचारी है, फिर क्या किया जाए? भूल तो दीवान साहब की है। महाराज, रामानंद तो पूरा उचट है। चक मारने के लिए उसने अपने को अय्यार मशहूर कर रखा है। तभी तो वीरेंद्र सिंह का एक अदना अय्यार आया और उसे पकड़ कर ले गया। चलो छुट्टी हुई। महाराज की बातें सुनकर मन ही मन ज्योतिषी जी हंसते और कहते थे कि देखो कितना होशियार और बहादुर राजा क्या जरा सी बात में बेवकूफ बना है। वारे तेज सिंह, तू चाहे तो जो मर्जी कर सकता है। महाराज ने रामानंद की लाश को खुद देखा और दूसरी जगह ले जाकर जमीन में गाड़ देने के लिए जल्लादों को हुक्म दिया। जल्लादों ने उसी तहखाने में एक जगह मुर्दे गाड़े जाते थे, ले जाकर उस लाश को दबा दिया। महाराज अफसोस करते हुए तहखाने के बाहर निकल आए और इस सोच में पड़े कि देखें वीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग इसका क्या बदला लेते हैं। ऊपर लिखी वारदात के तीसरे दिन दारोगा साहब अपनी गद्दी पर बैठे रोज नामचा देख रहे थे और उस तहखाने की पुरानी बातें पढ़ पढ़कर ताज्जुब कर रहे थे कि एकाएक पीछे की कोठरी में खटके की आवाज आई। घबराकर उठ खड़े हुए और पीछे की तरफ देखने लगे। फिर आवाज आई। ज्योतिषी जी दरवाजा खोलकर अंदर गए। मालूम हुआ कि उस कोठरी के दूसरे दरवाजे से कोई भागा जाता है। कोठरी में बिल्कुल अंधेरा था। ज्योतिषी जी कुछ आगे बढ़े ही थे कि जमीन पर पड़ी हुई एक लाश उनके पैर में अड़ी, जिसकी ठोकर खा वे गिर पड़े, मगर फिर संभल कर आगे बढ़े, लेकिन ताजुब करते थे कि ये लाश किसकी है। मालूम होता है यहाँ कोई खून हुआ है और ताजुब नहीं कि वह भागने वाला ही खूनी है। वह आदमी आगे आगे सुरंग में भागा जाता था और पीछे पीछे ज्योतिषी जी हाथ में खंजर लिए दौड़े जा रहे थे, मगर उसे किसी तरह पकड़ नहीं सके। एकाएक सुरंग के मुहाने पर रोशनी मालूम हुई। ज्योतिषी जी समझे कि अब वह बाहर निकल गया।
दम भर में ये भी वहां पहुंचे और सुरंग के बाहर निकल चारों तरफ देखने लगे। ज्योतिषी जी की पहली निगाह जिस पर पड़ी वह पंडित बद्रीनाथ थे। देखा कि एक औरत को पकड़े हुए बद्रीनाथ खड़े हैं और दिन आधी घड़ी से कम बाकी है। बद्री, दरोगा साहब देखिए, आपके यहाँ चोर घुसे और आपको खबर भी ना हो। जो अगर खबर ना होती तो पीछे पीछे दौड़ा हुआ यहाँ तक क्यों आता? बद्री, फिर भी आपके हाथ से तो चोर निकल ही गया था। अगर इस समय हम ना पहुंच पाते तो आप इसे ना पा सकते। जो जोशी, मतलब हाँ बेशक, इसे मैं मानता हूँ कि आप पहचानते हैं कि ये कौन है। याद आता है कि इस औरत को मैंने कभी देखा है। बद्रीनाथ, जरूर देखा होगा। खैर, इसे तहखाने में ले चलो, फिर देखा जाएगा। इसका तहखाने से खाली हाथ निकलना मुझे ताज्जुब में डालता है। ज्योतिषी, ये खाली हाथ नहीं बल्कि हाथ साफ करके आई है। इसके पीछे आती समय एक लाश मेरे पैर में अड़ी थी, मगर पीछा करने की धुन में मैं कुछ जांच नहीं कर सका। पंडित बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी उस औरत को गिरफ्तार किए हुए तहखाने में आए और उस दलान या बारादरी में, जिसमें दरोगा साहब की गद्दी लगी रहती थी, पहुंचे। उस औरत को खंबे के साथ बांध दिया और हाथ में लालटेन ले उस लाश को देखने गए जो जोशी जी के पैर में अड़ी थी। बद्रीनाथ ने देखते ही उस लाश को पहचान लिया और बोले, ये तो माधवी है। जोशी, ये यहाँ क्यों आई? अभी दम है, मरी नहीं। ये देखिए, इसके पेट में जख्म लगा है। जख्म भारी नहीं है, बच सकती है। बद्रीनाथ, हाँ बच सकती है। खैर, इसके जख्म पर पट्टी बांधकर इसी तरह छोड़ दो, फिर बूझा जाएगा। हाँ, थोड़ा सा अर्क इसके मुख में डाल देना चाहिए। बद्रीनाथ ने माधवी के जख्म पर पट्टी बांधी और थोड़ा सा अर्क भी उसके मुंह में डालकर उसे वहां से उठा दूसरी कोठरी में ले गए। इस तहखाने में कई जगह से रोशनी और हवा पहुंचा करती थी। कारीगरों ने इसके लिए अच्छी तरकीब की थी। बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी माधवी को उठाकर एक ऐसी कोठरी में ले गए जहां बादाकश की राह से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और उसे उसी जगह छोड़ आप बारादरी में आए जहां उस औरत को, जिसने माधवी को घायल किया था, खंबे के साथ बांधा था। बद्रीनाथ ने धीरे से जोशी जी से कहा कि आज कुंवर आनंद सिंह और उनके थोड़ी ही देर बाद में 20-50 आदमियों को साथ लेकर यहाँ आऊंगा। अब मैं जाता हूँ, वहां बहुत काम है। केवल इतना ही कहने के लिए आया था। मेरे जाने के बाद तुम इस औरत से पूछताछ लेना कि ये कौन है, मगर एक बात का खौफ है। ज्योतिषी, वह क्या? बद्री, ये औरत हम लोगों को पहचान गई है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम महाराज को बुलाओ और वे यहाँ आ जाएं तो ये कह उठे कि दारोगा साहब तो राजा वीरेंद्र सिंह के यार है। जोशी, जरूर ऐसा होगा, इसका भी बंदोबस्त कर लेना चाहिए। बद्री, खैर कोई हर्ज नहीं है, मेरे पास मसाला तैयार है, इसे आप रखें। जब मौका हो तो इसमें थोड़ी सी दवा इसकी जुबान पर जबरदस्ती मल दीजिएगा। बात की बात में जुबान ऐंठ जाएगी, फिर ये साफ तौर पर कुछ भी नहीं कह सकेगी। तब तो जो जी आपके आवे वो आप महाराज को बताएं। बद्रीनाथ वहां से चले गए। उनके जाने के बाद उस औरत को डरा धमका और कुछ मार पीट कर ज्योतिषी जी ने उसका हाल मालूम करना चाहा, मगर कुछ हो ना सका। पहरों की मेहनत बर्बाद हो गई। आखिर उस औरत ने जोशी जी से कहा, जोशी जी, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। ये ना समझिए कि माधवी को मैंने मारा है, उसको घायल करने वाला कोई दूसरा ही था। खैर, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तो माधवी भी आपके कब्जे में नहीं रहे। जो जोशी, माधवी मेरे कब्जे में से कहाँ जा सकती है? औरत, जहां जा सकती थी वहां चली गई। जहां आप रख आए थे वहां जाकर देखिए, है या नहीं। औरत की बात सुनकर जोशी जी बहुत घबराए और उठ खड़े हुए। वहां गए जहां माधवी को छोड़ आए थे। उस औरत की बात सच निकली। माधवी का वहां पता भी नहीं था। हाथ में लालटेन ले घंटों जोशी जी इधर उधर खोजते रहे, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर लौटकर फिर उस औरत के पास आए और बोले, तेरी बात तो ठीक निकली, मगर अब मैं तेरी जान लिए बिना नहीं रहता, और अगर सच सच अपना हाल बता दे तो छोड़ दूंगा। ज्योतिषी जी ने हजार सिर पटका, मगर उस औरत ने कुछ भी नहीं कहा। इसी औरत के चिल्लाने या बोलने की आवाज किशोरी और लाली ने इस तहखाने में आकर सुनी थी, जिसका हाल इस भाग के पहले बयान में हम सुना आए हैं, क्योंकि इसी समय लाली और किशोरी भी वहां आ पहुंची थी। जोशी जी ने किशोरी को पहचाना। किशोरी के साथ लाली का नाम लेकर भी पुकारा,
मगर अभी ये नहीं मालूम हुआ कि लाली को जोशी जी क्यों और कैसे जानते थे। हाँ, किशोरी और लाली को इस बात का ताज्जुब था कि दरोगा ने उन्हें कैसे पहचान लिया, क्योंकि जोशी जी दरोगा के भेष में थे। जोशी जी ने किशोरी और लाली को अपने पास बुलाकर कुछ बात करनी चाहिए, मगर मौका नहीं मिला। उसी समय घंटे के बजने की आवाज आई और जोशी जी समझ गए कि महाराज आ रहे हैं। मगर इस समय महाराज क्यों आ रहे हैं? शायद इस वजह से कि लाली और किशोरी इस तहखाने में घुस आई हैं और इसका हाल महाराज को मालूम हो गया है। जल्दी के मारे जोशी जी सिर्फ दो काम कर सके। एक तो किशोरी और लाली की तरफ देखकर बोले, अफसोस, अगर आधी घड़ी की भी मोहलत मिलती तो तुम्हें यहां से निकाल ले जाता, क्योंकि ये सब बखेड़ा तुम्हारे ही लिए हो रहा है। दूसरे, उस औरत की जवान पर मसाला लगा सके जिससे वह महाराज के सामने कुछ भी ना कह सके। इतने ही में मशालचियों और कई जल्लादों को लेकर महाराज आ पहुंचे और जोशी जी की तरफ देखकर बोले, इस तहखाने में किशोरी और लाली आई हुई हैं, तुमने देखा है? दरोगा जी, अभी तक तो यहाँ नहीं पहुंची। राजा, खोजो, कहाँ है ये औरत? कौन है? दरोगा, मालूम नहीं कौन है और क्यों आई है। मैंने इसी तहखाने में इसे गिरफ्तार किया है, पूछने से कुछ बताती नहीं है। राजा, खैर, किशोरी और लाली के साथ इसे भी भूतनाथ पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ का बंधा कायदा है कि लिखे आदमी के सिवा दूसरा जो इस तहखाने को देख ले उसे तुरंत बलि दे देनी चाहिए। सब लोग किशोरी और लाली को खोजने लगे। इस समय जोशी जी घबराए और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि कुंवर आनंद सिंह और हमारे अय्यार लोग जल्दी यहाँ आए, जिससे किशोरी की जान बचे। किशोरी और लाली कहीं दूर न थी, तुरंत गिरफ्तार कर ली गई और उनकी मुश्कें बंद गई। इसके बाद उस औरत से महाराज ने कुछ पूछा, जिसकी जुबान पर जोशी जी ने दवा मल दी थी, पर उसने महाराज की बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया। आखिर खंभों से खोलकर उसकी भी मुश्कें बांध दी गई और तीनों औरतें एक दरवाजे की राह दूसरी संगीन बारादरी में पहुंचाई गई, जिसमें सिंहासन के ऊपर स्याह पत्थर की वह भयानक मूरत बैठी हुई थी, जिसका हाल इस संतति के ऊपर के हाल में हम आखिरी अध्याय में बता या सुना चुके हैं। इसी समय आनंद सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी आंखों से उस औरत के मारे जाने का दृश्य देखा, जिसकी जुबान पर दवा लगा दी गई थी। जब किशोरी को मारने की बारी आई, तब कुंवर आनंद सिंह और दोनों अय्यारों से रहा न गया और उन्होंने खंजर निकालकर उस झुंड पर टूट पड़ने का इरादा किया, मगर हो ना सका, क्योंकि पीछे से कई आदमियों ने आकर इन दोनों को पकड़ लिया। अब हम अपने किस्से के सिलसिले को मोड़कर दूसरी तरफ झुकते हैं और श्रोताओं को पुण्य धाम काशी में ले चलकर संध्या के साथ गंगा के किनारे बैठी हुई एक नौजवान औरत की अवस्था पर ध्यान दिलाते हैं। सूर्य भगवान अस्त हो चुके हैं, चारों तरफ अंधेरी घिरी आती है। गंगा जी शांत भाव से धीरे धीरे बह रही हैं। आसमान पर छोटे छोटे बादल के टुकड़े पूरब की तरफ से चले आकर पश्चिम की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। गंगा के किनारे ही पर एक नौजवान औरत, जिसकी उम्र 15 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी, हथेली पर गाल रखे जल की तरफ देखती ना मालूम क्या सोच रही है। इसमें कोई शक नहीं कि यह औरत नक्शिक से दुरुस्त और खूबसूरत है, मगर रंग सांवला है तो भी इसकी खूबसूरती और नजाकत में किसी तरह का बट्टा नहीं लगता। थोड़ी थोड़ी देर पर यह औरत सिर उठाकर चारों तरफ देखती है और फिर उसी तरह हथेली पर गाल रखकर कुछ सोचने लग जाती है। इसके सामने ही गंगा जी में एक छोटा सा बजड़ा खड़ा है, जिस पर 4-5 आदमी दिखाई दे रहे हैं और कुछ सफर का सामान और 2-4 हरबे भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाने पर वह औरत उठी, साथ ही बजरे पर से 2 सिपाही उतर आए और उसे सहारा देकर बजरे पर ले गए। वह छत पर जा बैठी और किनारे की तरफ इस तरह देखने लगी जैसे किसी के आने की राह देख रही हो। बेशक ऐसा ही था, क्योंकि उसी समय हाथ में गठरी लटकाए एक आदमी आया, जिसे देखे ही 2 मल्लाह किनारे पर उतर आए। एक ने उसके हाथ से गठरी लेकर बजरे की छत पर पहुंचा दिया और दूसरे ने उस आदमी को हाथ का हल्का सहारा देकर बजरे पर चढ़ा दिया। वह भी छत पर उस औरत के सामने खड़ा हो गया और तब इशारे से पूछा कि अब क्या हुक्म होता है।
जिसके जवाब में इशारे ही से उस औरत ने गंगा के उस पार जाने के लिए चलने को कहा। उस आदमी ने, जो अभी आया था, मांझियों को पुकार कर कहा कि बजड़ा उस पार ले चलो। इसके बाद अभी आए हुए आदमी और इस औरत में दो चार बातें इशारे में हुई, जिसे हम कुछ समझे नहीं। हाँ, इतना मालूम हो गया कि ये औरत गूंगी और बहरी है, मुंह से कुछ नहीं बोल सकती और न कान से कुछ सुन सकती है। बजरा किनारे से खोला गया और पार की तरफ चला। चार माझी डांडे लगाने लगे। वह औरत छत से उतरकर नीचे चली गई और मर्द भी अपनी गठरी जो लाया था लेकर छत से नीचे उतर आया। बजरे में नीचे दो कोठरियां थी। एक में सुंदर सफेद फर्श बिछा हुआ था और दूसरी में एक चारपाई बिछी हुई और कुछ असबाब पड़ा हुआ था। ये औरत हाथ से कुछ इशारा करके फर्श पर बैठ गई और मर्द ने एक पटिया लकड़ी की और छोटी सी टुकड़ी खड़िए की उसके सामने रख दी और आप भी बैठ गया और दोनों में बातचीत होने लगी। मगर उस लकड़ी की पटिया पर खड़िया से लिखकर अब उन दोनों में जो बातचीत हुई हम नीचे लिखते हैं, परंतु पाठक समझ रखे होंगे कि कुछ बातचीत लिखकर हुई है। पहले उस औरत ने गठरी खोली और देखने लगी कि उसमें क्या है। पीतल का एक कलमदान निकला जिसे उस औरत ने खोला। 5-7 चिट्ठियां और पुर्जे निकले जिन्हें पढ़कर उसी तरह रख दिया और दूसरी चीजें देखने लगी। 2-4 तरह के रुमाल और कुछ पुराने सिक्के देखने के बाद टीन का एक बड़ा सा डिब्बा खोला जिसके अंदर कोई ताजुब की चीज थी। डिब्बा खोलने के बाद कुछ कपड़ा हटाया जो पैटर्न की तौर पर लगा हुआ था। इसके बाद झांक कर उस सेज को देखा जो उस डिब्बे के अंदर थी। न मालूम उस डिब्बे में क्या चीज थी कि जिसे देखते ही उस औरत की अवस्था बिल्कुल बदल गई। झांक कर देखते ही वह हिचकी और पीछे की तरफ हट गई, पसीने से तर हो गई और बदन कांपने लगा। चेहरे पर हवाई उड़ने लगी और आंखें बंद हो गई। उस आदमी ने फुर्ती से बैठन का कपड़ा डाल दिया और उस डिब्बे को उसी तरह बंद कर उस औरत के सामने से हटा लिया। उसी समय बजड़े के बाहर से एक आवाज आई, नानक जी। नानक प्रसाद उसी आदमी का नाम था जो गठरी लाया था। उसका कद न लंबा और न बहुत नाटा था। बदन मोटा, रंग गोरा और ऊपर के दांत कुछ खुड़बुड़े से थे। आवाज सुनते ही वह आदमी उठा और बाहर आया। मल्लाहों ने डांड लगाना बंद कर दिया और 3 सिपाही मुस्तैद दरवाजे पर खड़े थे। नानक, क्या है? सिपाही, मुझे मालूम होता है कि उस पार बहुत से आदमी खड़े हैं। देखिए, कभी कभी बादल हट जाने से जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो साफ मालूम होता है कि वे लोग भी बहाव की तरफ हटे ही जाते हैं जिधर हमारा बजड़ा जा रहा है। नानक, हाँ ठीक तो है। सिपाही, क्या ठिकाना, शायद हमारे दुश्मन ही हो। नानक, कोई ताजुब नहीं। अच्छा, तुम नाव को बहाव की तरफ जाने दो, पार मत चलो। इतना कहकर नानक प्रसाद अंदर गया। तब तक औरत के भी हवास ठीक हो गए और वह उस टीन के डिब्बे की तरफ जो इस समय बंद था बड़े गौर से देख रही थी। नानक को देखकर उसने इशारे से पूछा कि क्या है। इसके जवाब में नानक ने लकड़ी की पटिया पर खड़िया से लिखकर दिखाया कि पार की तरफ बहुत से आदमी दिखाई पड़ते हैं, कौन ठिकाना, शायद हमारे दुश्मन हो। औरत, बजड़े को बहाव की तरफ जाने दो। सिपाहियों को कहो बंदूक लेकर तैयार रहें। अगर कोई जल में तैर कर यहाँ आता हुआ दिखाई पड़े तो बेशक गोली मार दो। नानक, बहुत अच्छा। नानक फिर बाहर आया और सिपाहियों को हुक्म सुनाकर भीतर चला गया। उस औरत ने अपने आंचल से एक ताली खोलकर नानक के हाथ में दी और इशारे से कहा कि स्टीन के डिब्बे को हमारे संदूक में रख दो। नानक ने वैसा ही किया। दूसरी कोठरी में, जिसमें पलंग बिछा हुआ था और कुछ असबाब और संदूक रखा हुआ था, गया और उसी ताली से एक बंदूक खोलकर वह टीन का डिब्बा रख दिया और उसी तरह ताला बंद कर ताली उस औरत के हवाले की। उसी समय बाहर से बंदूक की आवाज आई। नानक ने तुरंत बाहर आकर पूछा कि क्या है। सिपाही, देखिए, कई आदमी तैरकर इधर आ रहे हैं। दूसरा, मगर बंदूक की आवाज पाकर अब लौट चले। नानक फिर अंदर गया और बाहर का हाल पटिया पर लिखकर औरत को समझाया। वह भी उठ खड़ी हुई और बाहर आकर पार की तरफ देखने लगी। घंटा भर यूं ही गुजर गया और अब वे आदमी जो पार दिखाई दे रहे थे या तैर कर इस बजले की तरफ आ रहे थे कहीं चले गए, दिखाई नहीं देते।
नानक प्रसाद को साथ आने का इशारा करके वह औरत फिर बजरे के अंदर चली गई और पीछे नानक भी गया। उस गठरी में और जो जो चीजें थी वह गूंगी औरत देखने लगी। 3-4 बेशकीमती मर्दाने कपड़ों के सिवाय और उस गठरी में कुछ भी नहीं था। गठरी बांधकर एक किनारे रख दी गई और पटिया पर लिख लिख कर दोनों में बातचीत होने लगी। औरत: कलमदान में जो चिट्ठियां हैं वह तुमने कहां से पाई? नानक: उसी कलमदान में थी। औरत: और वह कलमदान यहाँ कहां पर था? नानक: उसकी चारपाई के नीचे पड़ा हुआ था। घर में सन्नाटा था और कोई दिखाई न पड़ा। जो कुछ जल्दी में लाया पाया और ले आया। औरत: खैर कोई हर्ज नहीं, हमें केवल उस टीन के डिब्बे से मतलब था। ये कलमदान मिल गया तो इन चिट्ठी पुर्जों से भी बहुत काम चलेगा। इसके अलावा और कई बातें हुई जिसके लिखने की यहाँ कोई जरूरत नहीं। पहरा से ज्यादा जा चुकी थी जब वह औरत वहां से उठी और क्षमादान जो जल रहा था बुझाकर अपनी चारपाई पर जाकर लेट रही। नानक भी एक किनारे फर्श पर सो रहा और रात भर नाव बेखटके चली गई। कोई बात ऐसी नहीं हुई जो लिखने योग्य हो। जब थोड़ी रात बाकी रही वह औरत अपनी चारपाई से उठी और खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगी। इस समय आसमान बिल्कुल साफ था। चंद्रमा के साथ ही साथ तारे भी समय अनुसार अपनी चमक दिखा रहे थे और 2-3 खिड़कियों की राह इस बजड़े के अंदर भी चांदनी आ रही थी। बल्कि जिस चारपाई पर वह औरत सोई हुई थी चंद्रमा की रोशनी अच्छी तरह पड़ रही थी। वह औरत धीरे से चारपाई के नीचे उतरी और उस संदूक को खोला जिसमें नानक का लाया हुआ टीन का डिब्बा रखवा दिया था। नानक उस वह औरत धीरे से चारपाई के नीचे उतरी और उस संदूक को खोला जिसमें नानक का लाया हुआ टीन का डिब्बा रखवा दिया था। डिब्बा उसमें से निकाल कर चारपाई पर रखा और संदूक बंद करने के बाद दूसरा संदूक खोलकर उसमें से एक मोमबत्ती निकाली और चारपाई पर आकर बैठ रही। मोमबत्ती में से मोम लेकर उसने टीन के डिब्बे की दरारों को अच्छी तरह बंद किया और हर एक जोड़ में मोम लगाया जिससे हवा तक भी उसके अंदर ना जा सके। इस काम के बाद वह खिड़की के बाहर गर्दन निकाल कर बैठी और किनारे की तरफ देखने लगी। 2 मांझी धीरे धीरे डांड खे रहे थे। जब वे थक जाते तो दूसरे 2 को उठाकर उसी काम पर लगा देते और आप भी आराम करते। सवेरा होते होते वह नाव एक ऐसी जगह पहुंची जहां किनारे पर कुछ आबादी थी, बल्कि गंगा के किनारे ही एक ऊंचा शिवालय भी था और उतरकर गंगा जी में स्नान करने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। औरत ने उस मुकाम को अच्छी तरह देखा और जब वह बजरा उस शिवालय के ठीक सामने पहुंचा तब उसने टीन का डिब्बा, उसमें कोई अद्भुत वस्तु थी और जिसके सुराखों को उसने अच्छी तरह मोम से बंद कर दिया था, जल में फेंक दिया और फिर अपनी चारपाई पर लेट रही। ये हाल किसी दूसरे को मालूम न हुआ। थोड़ी ही देर में वह आबादी पीछे रह गई और बजरा दूर निकल गया। जब अच्छी तरह सवेरा हुआ और सूर्य की लालिमा निकल आई तो उस औरत के हुक्म के मुताबिक बजरा एक जंगल के किनारे पहुंचा। उस औरत ने किनारे किनारे चलने का हुक्म दिया। ये किनारा इसी पार का था जिस तरफ काशी पड़ती है या जिस हिस्से से बजरा खोलकर सफर शुरू किया गया था। बजरा किनारे किनारे जाने लगा और वह औरत किनारे के दरख्तों को बड़े गौर से देखने लगी। जंगल कुंजान और रमणीक था। सुबह के सुहावने समय में तरह तरह के पक्षी बोल रहे थे। हवा के झपेटों के साथ जंगली फूलों की मीठी खुशबू आ रही थी। वह औरत एक खिड़की में सिर रखे जंगल की शोभा देख रही थी। एकाएक उसकी निगाह किसी चीज पर पड़ी जिसे देखते ही वह चौंकी और बाहर आकर बजरा रोकने और किनारे लगाने का इशारा करने लगी। बजरा किनारे लगाया गया और वह गूंगी औरत अपने सिपाहियों को कुछ इशारा करके नानक को साथ लेकर नीचे उतरी। घंटे भर तक वह जंगल में घूमती रही। इसी बीच में उसने अपने जरूरी काम और नहाने धोने से छुट्टी पा ली और तब बजरे में आकर कुछ भोजन करने के बाद उसने अपनी मर्दानी सूरत बनाई। चुस्त पजामा, घुटने के ऊपर तक का चपकन, कमर बंद, सिर से बड़ा मुंडासा बांधा और ढाल, तलवार, खंजर के अलावा एक छोटी सी पिस्तौल जिसमें गोली भरी हुई थी कमर में छिपाकर और थोड़ी सी गोली बारूद भी पास रख बजरे से उतरने के लिए तैयार हुई। नानक ने उसकी ऐसी अवस्था देखी तो सामने अड़कर खड़ा हो गया और इशारे से पूछा कि अब हम क्या करें। इसके जवाब में उस औरत ने पटिया और खड़िया मांगी और लिख लिख कर दोनों में बातचीत होने लगी।
औरत, तुम इसी बजड़े पर अपने ठिकाने चले जाओ, मैं तुमसे आकर मिलूंगी। नानक, मैं किसी तरह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम ये खूब जानती हो कि तुम्हारे लिए मैंने कितनी तकलीफें उठाई हैं और नीच से नीच काम करने को तैयार रहा हूँ। औरत, तुम्हारा कहना ठीक है, मगर मुझ गूंगी के साथ तुम्हारी जिंदगी खुशी से नहीं बीत सकती। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत के बदले मैं तुम्हें अमीर किए देती हूँ, जिसके जरिए तुम खूबसूरत से खूबसूरत औरत ढूंढकर शादी कर सकते हो। नानक, अफसोस आज तुम इस तरह की नसीहत करने पर उतारू हुई और मेरी सच्ची मोहब्बत का कुछ ख्याल न किया। मुझे धन दौलत की परवाह नहीं और ना मुझे तुम्हारी गूंगी होने का रंज है। बस मैं इस बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता। या तो मुझे कबूल करो या साफ कह दो, ताकि मैं इसी जगह तुम्हारे सामने अपनी जान देकर हमेशा के लिए छुट्टी पाऊं। मैं लोगों के मुंह से यही सुनना चाहता हूँ कि राम भोली के साथ तुम्हारी मोहब्बत सच्ची ना थी और तुम कुछ ना कर सके। राम भोली, अभी मैं अपने कामों से निश्चिंत नहीं हुई हूँ। जब आदमी बेफिक्र होता है तो शादी ब्याह और हंसी खुशी की बातें सूझती हैं। मगर इसमें शक नहीं कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है और मैं तुम्हारी कदर करती हूँ। नानक, जब तक तुम अपने कामों से छुट्टी नहीं पाती, मुझे अपने साथ रखो। मैं हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा और जान तक दे देने को तैयार रहूंगा। राम भोली, खैर मैं इस बात को मंजूर करती हूँ। सिपाहियों को समझा दो कि बजड़े को ले जाएं और इसमें से जो कुछ चीजें हैं अपनी हिफाजत में रखें, क्योंकि वह लोहे का डिब्बा भी जो तुम कल लाए थे मैं इसी नाव में छोड़े जाती हूँ। नानक प्रसाद खुशी के मारे ऐंठ गए। बाहर आकर सिपाहियों को बहुत कुछ समझाने बुझाने के बाद आप भी हर तरह से लैस हो, बदन पर हरबे लगा, साथ चलने को तैयार हो गए। राम भोली और नानक बजड़े के नीचे उतरे। इशारा पाकर मांझियों ने बजड़ा खोल दिया और वह फिर बहाव की तरफ जाने लगे। नानक को साथ लिए हुए राम भोली जंगल में घुसी। थोड़ी ही दूर जाकर वे एक ऐसी जगह पहुंची जहां बहुत सी पगडंडियां थी। खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी। उसकी निगाह एक कटे हुए सूखे साखू के पेड़ पर पड़ी, जिसके पत्ते सूख कर गिर चुके थे। वह उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई और इस तरह चारों तरफ देखने लगी जैसे कोई निशान ढूंढती हो। उस जगह की जमीन बहुत ही पथरीली और ऊंची नीची थी। लगभग 50 गज की दूरी पर एक पत्थर का ढेर नजर आया, जो आदमी के हाथ का बनाया हुआ मालूम होता था। वह उस पत्थर के ढेर के पास गई और दम लेने या सुस्ताने के लिए बैठ गई। नानक ने अपना कमरबंद खोला और एक पत्थर की चट्टान झाड़कर उसे बिछा दिया। राम भोली उसी पर जा बैठी और नानक को अपने पास बैठने का इशारा किया। ये दोनों आदमी अभी सुस्ताए भी ना थे कि सामने से एक सवार सुर्ख पोशाक पहरे इन दिन दोनों की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आने पर मालूम हुआ कि यह एक नौजवान औरत है, जो बड़े ठाठ के साथ हरबे लगाए मर्दों की तरह घोड़े पर बैठी बहादुरी का नमूना दिखा रही है। वह राम भोली के पास आकर खड़ी हो गई और उस पर एक भेद वाली नजर डालकर हंसी। राम भोली ने भी उसकी हंसी का जवाब मुस्कुरा कर दिया और कनखियों से नानक की तरफ इशारा किया। उस औरत ने राम भोली को अपने पास बुलाया और जब वे घोड़े के पास जाकर खड़ी हो गई तो आप घोड़े से नीचे उतर पड़ी। कमर से एक छोटा सा बटुआ खोलकर एक चिट्ठी और एक अंगूठी निकाली, जिस पर एक सुर्ख निगीना जड़ा हुआ था, और राम भोली के हाथ में रख दिया। राम भोली का चेहरा गवाही दे रहा था कि वह इस अंगूठी को पाकर हद से ज्यादा खुश हुई। राम भोली ने इज्जत देने के ढंग पर उस अंगूठी को सिर से लगाया और इसके बाद अपनी अंगुली में पहन लिया। चिट्ठी कमर में खोसकर फुर्ती से उस घोड़े पर सवार हो गई और देखते ही देखते जंगल में घुसकर नजरों से गायब हो गई। नानक प्रसाद ये तमाशा देख भौचक सा रह गया। कुछ करते धरते बनना पड़ा। ना मुंह से कोई आवाज निकली और ना हाथ के इशारे ही से कुछ पूछ सका। पूछता भी तो किससे? राम भोली ने तो नजर उठा के उसकी तरफ देखा तक नहीं। नानक बिल्कुल नहीं जानता था कि ये सुर्ख पोशाक वाली औरत कौन है, जो यकाएक यहाँ पहुंची और जिसने इशारेबाजी करके राम भोली को अपने घोड़े पर सवार कर भगा दिया। वह औरत नानक के पास आई और हंसकर बोली, वह औरत जो तेरे साथ थी मेरे घोड़े पर सवार होकर चली गई। कोई हर्ज नहीं, मगर तू उदास क्यों हो गया? क्या तुझसे और उससे कोई रिश्तेदारी थी? नानक, रिश्तेदारी तो थी नहीं, मगर होने वाली थी। तुमने सब चौपट कर दिया। औरत, क्या उससे शादी करने की धुन समाई थी? नानक, बेशक ऐसा ही था, वह मेरी हो चुकी थी। तुम नहीं जानती कि मैंने उसके लिए कैसी कैसी तकलीफें उठाई हैं। अपने बाप दादे की जमींदारी चौपट की और उसकी गुलामी करने पर तैयार हुआ। औरत, किसकी गुलामी?
नानक, उसी राम भोली की जो तुम्हारे घोड़े पर सवार होकर चली गई। औरत, क्या नाम लिया, जरा फिर तो कहो। राम लोभी, राम भोली। औरत, बहुत ठीक, तू मेरी सखी अर्थात उस औरत को कब से जानता है? नानक, उसे मैं लड़कपन से जानता हूं, मगर तुम्हें सिवाय आज की कभी नहीं देखा। वह तुम्हारी सखी कैसे हो सकती है? औरत, तू झूठा, बेवकूफ और उल्लू, बल्कि उल्लू का उल्लू है। तू मेरी सखी को क्या जाने? जब तू मुझे नहीं जानता तो उसे कैसे पहचान सकता है?